देखो यार, अगर तुम लोग रिकी स्टार के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस रिकी स्टार के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाने को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। एमजेएफ के सीएमएलएल में अगले मैच को लेकर एमजेएफ का काफी बड़ा चैलेंज आ चुका है। एईडब्ल्यू के क्रिएटिव प्रोसेस को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। नाइगल मैकगिनिस के इन रिटर्न को लेकर नाइगल की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो गाइस वहीं जैक पेरी के करियर के अंदर सीएम पंक के इन्वॉल्वमेंट को लेकर डार्बी एलन का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे रिकी स्टार की। गाइस यहाँ पर बात करें रिकी स्टार की तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिकी स्टार का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द ओवर होने वाला है और 2024 के पूरे साल के अंदर रिकी स्टार के एईडब्ल्यू के शोज पर बुक ना होने के बाद अब यहाँ पर ऑलरेडी ये कंफर्म माना जा रहा है कि रिकी स्टार के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट को ज्वाइन करेंगे। और यहीं अब डब्ल्यूओएन के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डब्ल्यूओएन ने ये चीज फिर से कंफर्म कर दिया है कि लगभग यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर भी हर किसी को ये मालूम है कि रिकी स्टार के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जाने वाले गए। और एईडब्ल्यू के अंदर भी किसी को ये नहीं लगता है कि रिकी स्टार एईडब्ल्यू के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूओएन का ये कहना है कि जैसे ही रिकी स्टार का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर मूव करेंगे। और देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रिकी स्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कैसी बुकिंग मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एमजेएफ के सीएमएलएल में रिटर्न करने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 हफ्तों पहले एमजेएफ ने सीएमएलएल में उनका डेब्यू किया, जहां पर अरीना मैक्सिको में एमजेएफ के अमेरिकन टाइटल को डिफेंड करने के बाद एमजेएफ ने टेम्पलिरो को हराकर टाइटल को रिटेन किया। और यहीं अब एमजेएफ के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एमजेएफ से जब ये पूछा गया कि क्या वो सीएमएलएल के ऊपर रिटर्न करेंगे तो गाइस एमजेएफ जवाब देकर ये कहते गए कि डेफिनेटली यहाँ पर एमजेएफ सीएमएलएल पर रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। बट एमजेएफ यहाँ पर पिछली बार के मुकाबले और ज्यादा पैसे लेंगे। और एमजेएफ से जब ये पूछा गया कि वो यहाँ पर सीएमएलएल के किस रेसलर को ड्रीम मैच में फेस करना चाहते गए तो गाइस एमजेएफ ये बोलते गए कि वैसे तो मैक्सिको के अंदर कोई भी ऐसा रेसलर नहीं गए जिसको यहाँ पर एमजेएफ ड्रीम मैच में फेस करना चाहिए, बट फिर भी यहाँ पर सीएमएलएल के अंदर 2 ऐसे रेसलर्स हैं जिनको एमजेएफ फेस करना चाहेंगे और वो दोनों मस्कारा डोराडा और मिस्टिको है। और एमजेएफ का ये कहना है कि वो जल्द ही सीएमएलएल के ऊपर रिटर्न होकर मिस्टिको और मस्कारा डोराडा जैसे रेसलर्स को उनके होम कंट्री में उनकी औकात दिखाने वाले गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एमजेएफ सीएमएलएल पर उनका अगला मैच कब रेसल करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं नाइगल मैकगिनिस के इंडिंग रिटर्न की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर नाइगल मैकगिनिस ने एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया है तब से ही यहाँ पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि नाइगल मैकगिनिस एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली इंडिंग रिटर्न करने वाले गए। और नाइगल मैकगिनिस एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर रेसल करते हुए दिखाई दे सकते गए। और यहीं इस हफ्ते अब नाइगल मैकगिनिस के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर नाइगल मैकगिनिस ने यहाँ पर उनके इंडिंग रिटर्न सिचुएशन को लेकर बात की, जहाँ पर नाइगल ने ये कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के बाद नाइगल मैकगिनिस यहाँ पर मेडिकल तौर पर पूरी तरह से क्लियर है और वो यहाँ पर जब चाहे एईडब्ल्यू के ऊपर इंडिंग रिटर्न कर सकते गए। बट गाइस नाइगल मैकगिनिस को एईडब्ल्यू के अंदर इंडिंग रिटर्न तभी करेंगे जब यहाँ पर नाइगल मैकगिनिस को ये लगेगा कि उन्हें यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन को बीट करने की जरूरत है। और अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर ब्रायन के स्वॉर्प से हारने के बाद ब्रायन फुली रिटायर नहीं होते गए तो शायद यहाँ पर नाइगल मैकगिनिस को उनका इंडिंग रिटर्न करके ब्रायन डेनियल्सन को फुल टाइम रिटायर करना पड़ेगा। और बेसिकली नाइगल मैकगिनिस एक बार फिर से उनके कैरेक्टर के अंदर इसी चीज को टीच कर रहे गए कि वो एईडब्ल्यू पर इंडिंग रिटर्न करके पॉसिबली ब्रायन को ड्रीम मैच में फेस करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के अंदर नाइगल और ब्रायन का ड्रीम मैच कभी होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार डोनवान डाइजेक की। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते डाइजेक के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर डोनवान डाइजेक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लेकर बात की, जहाँ पर डाइजेक का ये कहना है कि डेफिनेटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सैलरी के मामले में दुनिया की और किसी भी कंपनी के मुकाबले सबसे ज्यादा सैलरी देती गए। बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा जब भी कोई रेसलर कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसे यहाँ पर और काफी सारी चीजों के अंदर बजट कट का सामना करना पड़ता है। और डाइजेक का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को जब भी कोई रेसलर ज्वाइन करता है तो उसे यहाँ पर अपनी अदर प्रॉपर्टी को शट डाउन करना पड़ता है। और अगर यहाँ पर कोई रेसलर यूट्यूब या ट्विच का इस्तेमाल करता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेसलर्स को यूट्यूब और ट्विच का इस्तेमाल करने से बैन करती गए। और अगर यहाँ पर उसके बावजूद भी रेसलर्स यहाँ पर यूज करना चाहेंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यूट्यूब या ट्विच के ऊपर रेसलर्स के रेवेन्यू का शेयर लेती गए। और डाइजेक का ये कहना
कहना है कि इथिन पेज के भी WWE को ज्वाइन करने के बाद इथिन पेज भी अब यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो इसीलिए नहीं डाल रहे थे क्योंकि WWE कंपनी उसमें से शेयर लेगी। और गाइज इसके अलावा WWE के अंदर जब भी कोई रेसलर WWE के बाहर कोई कैमियो अपीयरेंस देता है तो गाइज कैमियो अपीयरेंस के ऊपर WWE कंपनी रेसलर्स के फंड में से 50% शेयर लेती है। और एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पर WWE का कोई रेसलर कंपनी के बाहर कोई कैमियो अपीयरेंस के $100 लेता है तो गाइज उसमें से 50% यानी $50 WWE ले लेती है। और इसी रीजन की वजह से WWE में रेसलर्स के ओरिजिनल सैलरी के काफी ज्यादा होने के बाद भी WWE कंपनी रेसलर्स के द्वारा मोटे पैसे कमाती है। यहाँ पर डाइजैक का ये कहना है कि वो इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि WWE से बाहर आने के बाद अब उन्हें यहाँ पर उनके कैमियो अपीयरेंस के लिए WWE को पैसा नहीं देना पड़ रहा है और वो यहाँ पर उनके सारे पैसे अपने जेब के अंदर रखते गए। वेल गाइज ये तो बात है WWE में रेसलर्स की सैलरी और कैमियो अपीयरेंस की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार डार्बी एलन की। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते डार्बी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर डार्बी एलन ने AEW के TNT चैंपियन जैक पेरी को लेकर बात की, जहां पर डार्बी का ये कहना है कि AEW के अंदर लास्ट ईयर जैक पेरी के हील टर्न के बाद जैक पेरी यहां पर हील तो बन चुके थे बट जैक पेरी को क्राउड यहां पर बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी और जैक पेरी का हील टर्न बिल्कुल ही बेकार जा रहा था। बट AEW के ऑल इन के ऊपर जैक पेरी और CM पंक के बीच में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से इनडायरेक्टली जैक पेरी को काफी फायदा हुआ है। और गाइस डार्बी का ये कहना है कि आज यहाँ पर जैक पेरी उनके करियर में जहां भी खड़े गए उस पूरे चीज के अंदर CM पंक और ऑल इन के ब्रॉल की बहुत ही बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उस ब्रॉल की वजह से ही जैक पेरी यहाँ पर पहले के मुकाबले पॉपुलर हो चुके गए और उस ब्रॉल की वजह से ही जैक पेरी का हील कैरेक्टर भी अब यहाँ पर काफी सक्सेसफुल है। और गाइस यहाँ पर डार्बी ने जैक पेरी को मॉक करके ये बोला है कि जो इंसान यहाँ पर जैक पेरी की वजह से कंपनी से बाहर गया उसी इंसान की वजह से जैक पेरी को आज यहाँ पर काफी पॉपुलरिटी मिली है और इसीलिए जैक पेरी को CM पंक को थैंक यू करना चाहिए। और कुछ इस तरीके से डार्बी एलन ऑल इन के पहले जैक पेरी को लगातार मॉक कर रहे गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ऑल इन के ऊपर डार्बी यहाँ पर जैक पेरी को हराकर TNT चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के क्रिएटिव प्रोसेस की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से AEW कंपनी खुली गई तब से ही इस चीज को लेकर न्यूज सामने आती गई कि AEW के अंदर टोनी खान AEW के पूरे क्रिएटिव प्रोसेस को हैंडल करते गए और AEW कंपनी पर वही होता है जो टोनी खान लोगों को करने को बोलते गए। और यही इस हफ्ते अब टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जब टोनी खान से AEW के क्रिएटिव प्रोसेस को लेकर बात की गई तो टोनी खान का ये कहना है कि डेफिनेटली AEW कंपनी में फाइनल डिसीजन हमेशा टोनी खान का होता है। बट गाइस यहाँ पर ये बात बिल्कुल ही गलत है कि टोनी खान AEW की हर चीज़ों को खुद यहाँ पर हैंडल करते गए, क्योंकि टोनी खान का ये बोलना है कि AEW के हर हफ्ते डायनामाइट या कोलिजन के शुरू होने के पहले टोनी खान उनके ऑफिस के अंदर मीटिंग करते गए और इस मीटिंग के अंदर AEW के प्रोड्यूसर और कोच मौजूद होते गए। तो वहीं इस मीटिंग के अंदर AEW के सम ऑफ द टॉप सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन, MJF, क्रिस जेरिको और जेफ जैरेट जैसे रेसलर टोनी खान के ऑफिस में मीटिंग के अंदर शामिल होते गए। और इस मीटिंग के अंदर ब्रायन, MJF, जेफ जैरेट जैसे लोगों के द्वारा बेसिकली यहाँ पर टोनी खान को डिफरेंट आइडियाज पिच किए जाते गए, जहाँ पर टोनी खान उन आइडियाज को सुनने के बाद ये डिसाइड करते गए कि वो कौन से आइडिया के साथ आगे जाएंगे। और टोनी खान का ये कहना है कि AEW के अंदर और भी काफी सारे रेसलर्स के प्रोमो और स्टोरी लाइन को लेकर AEW के सम ऑफ द टॉप रेसलर उनकी मदद करते गए। और गाइड यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर AEW की हर छोटी बड़ी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते गए, बट डेफिनेटली यहाँ पर जो AEW के अंदर बड़े क्रिएटिव प्रोसेस होते गए वो यहाँ पर टोनी खान के द्वारा खुद रन किए जाते गए। और यहाँ पर बेसिकली टोनी का ये कहना है कि AEW के अंदर कुछ प्रोड्यूसर और टॉप रेसलर्स के द्वारा टोनी खान को स्टोरी लाइन बनाने में मदद की जाती है। वेल गाइज आपको क्या लगता है टोनी खान को एक प्रॉपर राइटिंग टीम को हायर करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।